जी, होपफुली अब सुचारू रूप से चलेगा। स्वागत करता हूँ, अब अभिनंदन करता हूँ आप सबका मैं वातायन की संगोष्ठी में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष जब से कोरोना काल और ये लॉकडाउन का समय शुरू हुआ था, तब से वातायन ने यहाँ साप्ताहिक संगोष्ठियों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसकी आज ये 47वीं कड़ी है, 47th वीक। और इन आयोजनों में हमने प्रयास किया है कि हम ऐसे बहुत से नवोदित रचनाकारों को मंच पर लाते रहे हैं, या ऐसे लोगों को सुनते रहे हैं जिन्हें हमें सुनने या पढ़ने का अवसर कम मिलता है। और साथ में हमारे बहुत से संवाद के कार्यक्रम रहे, पुस्तकों पर चर्चाएं हुई, संगोष्ठियां हुई। और इसमें बहुत से ऐसे लेखक और साहित्यकार जो अब हमारे बीच नहीं हैं, हमने उनको याद किया, उनकी स्मृति में भी कार्यक्रम किए। आज हमारा स्मृति का ही कार्यक्रम है, और आज हम याद करने जा रहे हैं कृष्णा सोबती जी को। कृष्णा सोबती जी एक ऐसी हिंदी साहित्य जगत की विशेष लेखिका और साहित्यकार रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें भारत के बड़े बड़े विशेष या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं उनके लेखन के लिए, उनके साहित्य के लिए, चाहे वो साहित्य अकेडमी हो, चाहे वो ज्ञानपीठ हो। और कृष्णा सोबती जी के बारे में एक बात और मानी जाती है कि जब वो उनका अंतिम दौर आया, तकरीबन मेरा ख्याल है 2019 में उनका देहांत हुआ था, तो उसमें उनके अंतिम दौर में वे अपनी चिंतन धारा और यथार्थवादी अनुभवों से फांसीवादी प्रवृत्तियों पर खूब उन्होंने जमकर प्रहार किए। और इस दौरान कृष्णा जी ने रचनात्मक लेखन लगभग स्थगित कर दिया था, खत्म कर दिया था, और एक वैचारिक लेखन की ओर उन्होंने प्रवेश किया और उसको ज्यादा तरजीह दी। आज ऐसी कृष्णा सोबती जी से बातचीत करने के लिए के विषय में बातचीत करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की लव प्रतिष्ठित कवित्री सुकृता पाल जी, जो वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा की प्रोफेसर हैं। अंग्रेजी उर्दू और हिंदी भाषाओं के सेतु के रूप में आपने कई दशकों से साहित्य में सक्रिय रही हैं। एक लव प्रतिष्ठित और जानी मानी कवित्री हैं। और साथ में हमारे जो दूसरी मुख्य वक्ता हैं आज की हैं डॉक्टर रेखा सेठी जी, जो हमारे वातायन मंच पर पहले भी आ चुकी हैं। आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हैं, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेखिका, समीक्षक, अनुवादक के रूप में रेखा जी को से हम सब लोग परिचित हैं। इससे पूर्व की मैं आज का यह मंच रेखा जी को सौंपूं, मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि कृष्णा सोबती जी का एक वीडियो शेयर करने के लिए कुछ जो एक उनसे परिचय के रूप में उनकी स्मृति में। वक्त के साथ उगता चला जाता है, वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है, तो नामुनासिब ना होगा। आप एक रचना को एक शिल्प से, एक मानसिकता से, एक सघनता से उसको एक वजूद देते हैं। उसकी अपनी शर्तें भी आप पर लागू होती हैं। अगर लेखक उस जबान में, उस भाषा में प्रस्तुतिकरण करता है जो उसकी अपनी है और मात्र लिखित है, उसमें अनुभव का समावेश नहीं है, तो उसकी भाषा काफी हद तक एक पीलेपन का शिकार होती है। भाषा की जो ऊर्जा है वो मात्र लेखक के अंतर में स्थित नहीं है। लेखक का अंतरंग और बहिरंग, इन दोनों को बहुत ही सजग और प्रवाहित होते रहना चाहिए। अगर आप भाषा एक विराम पर स्थित है और आप उसी से अलग चीजें उठा रहे हैं, तो आप इस बात में सफल नहीं होंगे। जिस तरह का परिवेश लेती थी आपने। ये छोटा सा एक क्लिप मैं कृष्णा जी का यहाँ दिखाना चाहता था सब लोगों को, और उनकी स्मृति में, उनकी आवाज में। आइए इन शब्दों के साथ अब हम चलते हैं रेखा सेठी जी की ओर, जो आज हमारी प्रमुख वक्ता हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है मंच पर। मैं मंच आपको सौंपता हूँ। बहुत शुक्रिया पद्मीश जी। वातायन के सभी साथियों को नमस्कार, और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन। और जैसा पद्मीश जी ने बताया कि सुकृता जी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं। सुकृता जी के और भी
कई परिचय हैं, लेकिन आज मैं और सुकृता जी जो साथ साथ हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम दोनों मिलकर कृष्णा जी पर एक किताब संपादित कर रहे हैं। और मैं कुछ बताऊंगी कृष्णा जी के बारे में, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा जिन्होंने जीवन में बहुत करीबी ढंग से कृष्णा जी को देखा, उन पर काम किया, तो सुकृता जी कहीं ज्यादा अधिकारी विद्वान हैं कृष्णा सोबती के। इस नाते हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर कृष्णा जी को याद करेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको उनकी कृतियों के कुछ नामों से वाकिफ कराऊं, मुझे एक स्मृति कृष्णा जी की जो है मेरे मन में, मैं पहले उसे साझा करूंगी। कृष्णा जी ने एक अपने लेख में, जो आजादी से पहले अपने बचपन की एक याद के तौर पे लिखा था, कि शिमला में हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था और सड़क पर से हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार गुजर रहे थे। कृष्णा जी ने कहा कि निराला सबसे आगे थे और लंबे ऊंचे निराला जब चल रहे थे, और कृष्णा जी तब उस वक्त बच्ची थी और हाथ में फूल लिए उन साहित्यकारों का स्वागत करने के लिए खड़ी थी सड़क के किनारे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे निराला यूं चले जा रहे थे जैसे उनके बाप की सड़क हो। तो मैंने भी जब कृष्णा जी को पहली बार देखा, तो वो हमारे कॉलेज आई थी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, और बड़ी गजब की, मतलब एक खास तरह के कपड़े वो पहनती थी, शरारा और सर से दुपट्टा करती थी। उसका भी एक इतिहास है, शायद हम उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उनके चारों तरफ जैसे एक अथॉरिटी का ऑरा होता है, और अथॉरिटी जो है वो ऐसी थी कि मतलब एक ऐसा लेखकीय प्रभा मंडल कि आप उसके प्रभाव का अंदाज लगा सकते थे। जैसे अभी क्लिप जो पद्मेश जी ने दिखाया, वो बड़ा धीमे धीमे बोल रही हैं, लेकिन जो बात कहती थी वो इतनी निष्ठा के साथ, इतनी फर्मली कहती थी कि उस बात के बड़े मायने होते थे। तो मैंने बड़ी दूरी से कृष्णा जी को देखा, लेकिन सुकृता जी ने बहुत अंतरंगता से उन्हें जाना है और कई बरसों का उनका साथ रहा है। तो मैं सुकृता जी से कहूंगी कि पहले उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में कुछ कुछ बातें हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रेखा, आप और हम ये बातचीत से शुरू कर रहे हैं कृष्णा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। लेकिन ये मैं एक समस्या में हूँ जब आपने ये कहा, और वो मुझे इसलिए लग रही है समस्या क्योंकि उनका लेखन और उनकी जीवनी तो एक ही हो गए थे, और शुरू से ही, क्योंकि उनको हम अलग नहीं कर सकते। और वो इसीलिए वो जो उनकी भाषा की बात हम करते हैं, जब हर नॉवेल जो उन्होंने लिखा, हर कहानी जो लिखी, वो हमेशा ऐसी कहानी, ऐसी भाषा में थी कि वो जिंदगी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई भाषा जो होती है। तो इसलिए उनके ये जो बीच में लाइफ और वर्क के बीच में कोई हम डिफरेंस नहीं ज्यादा देख पाएंगे। लेकिन खैर, उनको बातचीत करना भी बहुत अच्छा लगता था, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनको बहुत सालों से, वो मेरी दोस्त रही। मैं बहुत उनसे, मतलब उम्र मेरी कम थी, उनकी बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी बातचीत ऐसे होती थी। और उनका खास किस्म का एक वो ट्विंकल इन द आई मैं कहती थी हमेशा, एक वो शरारत रहती थी आंख में, और बात करते करते सडनली वो शरारती होकर कुछ ऐसी बात कर देती थी कि बहुत संगीन और सीरियस बात को एकदम से लाइट कर देती थी। तो ये एक उनका ऐसा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वो बातचीत एक तरह की वो दास्तान गोई करती होती थी। जब बात करती थी, हमेशा बात करने में भी एक कहानीपन था, जैसे जैसे नरेट कर रही होती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता था कि हम बैठे और उनसे बात करें। और मैंने बहुत सी बातचीत तो मतलब बात की, जो है लास्ट उनके जो 2-3 साल थे, तो उसमें तो ऐसी बातचीत हमारी हुई कि हमने वो रिकॉर्ड भी की। और पता नहीं कब वो मौका आएगा कि सारी वो रिकॉर्डिंग जो है ट्रांसक्राइब होगी,
उसकी पूरी एक किताब बन सकती है, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो क्रिएटिव प्रोसेस पर, कि मैंने कहानी क्या होती है, लिखना कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, किस टाइप की इमेजिनेशन चाहिए, ये सब उनको बड़ा अच्छा लगता था बात करना, और मुझे भी अच्छा लगता था। तो इसलिए हमारी बातचीत क्रिएटिव प्रोसेस पर बहुत होती थी। लेकिन कुछ एक ऐसे उनकी जिंदगी के जो एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बार बार दोहराती थी, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात करती थी। वो ये था, एक तो वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेरा जो एंसेस्ट्रल जो लीनिएज है वो ग्रीस से है, बार बार कहती थी मुझे, लेकिन उसका उनके पास पूरा एविडेंस नहीं था। और वो कहती थी गूगल करो ना, कहीं से पता करो, कि एक मैंने ग्रीक कॉइन पे सोप्ती देखा था लिखा हुआ, उस पे सोप्ती लिखा हुआ था, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सोप्ती हमारी फैमिली की का ही था वो। और वो इस पर चर्चा नहीं कर पाती थी ज्यादा, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में ये, और वो जिद और निष्ठा जो आपने कहा ना, वो बहुत होती थी, कन्विक्शन, बड़ी जबरदस्त कन्विक्शन। तो आप कैसे नहीं मानेंगे, तो वो हो या ना हो, लेकिन उन्होंने तो माना हुआ था ये, और हमको सबको मनवा लेती थी, जिसके साथ बैठती थी बात करती थी। हाँ, मुझे वो बात याद आ रही है, एक बार उन्होंने कहा, जब अगे ने उनकी कहानी छापी, तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार उस कहानी को देखती रही जो मैगजीन छप के आई, कि भाई कृष्णा तो बड़ा साधारण सा नाम है, लेकिन ये सोप्ती है जो उसे बचा ले जाता है। हाँ, इसीलिए ना उनको बहुत गर्व था इस बात का कि वो सोचती हैं। तो ये कहते हुए मुझे एकदम ख्याल आता है रेखा, कि जो मेरी किताब मैंने इस्मत चुगताई पे की थी, उस वक्त भी मैंने ये, मुझे याद है, इस्मत को मैं ज्यादा पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन आखिर के उनके दिनों में भी मैं एक दो बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी वो कहती थी कि मेरे अंदर चुगताई का ब्लड है, तो वो खून दौड़ता है मेरी रगों में। तो वो जो एक सेंस ऑफ, जिसकी आप बात करेंगे, अथॉरिटी और एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑरा जो उनका था इस्मत का, वैसे ही कृष्णा जी का भी था। तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डोमिनेटिंग बहुत थी, ऐसे नहीं था, क्योंकि दोनों के केस में वो सॉफ्टनेस वाली बात भी बहुत आती थी। जैसे इस्मत ने कहा कि मेरी जो दूसरी तरफ से जो खून दौड़ता है मेरा, वो है सूफियों वाला, चिश्ती खानदान से मैं बिलोंग करती हूँ। और कृष्णा जी जो है, इनके अंदर भी ये तो नहीं कहती थी कि लीनियज जैसा है, लेकिन ये जरूर कहती, बहुत उनके बिहेवियर में एक सोफिस्टिकेशन, एक नजाकत, एक एटिकेट, वो भी बहुत ज्यादा था। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, तो बड़ा अच्छा लगता था ये बात। ऐसी सुकृता जी से हम ये बातें करेंगे तो बहुत सारे किस्से हैं सुकृता जी के पास सुनाने को। अब तो मैं भी जान गई हूँ, क्योंकि एक सीरीज छप रही है पूरी, राइटर इन कॉन्टेक्स्ट करके, जो भारतीय लेखकों पर है, भारतीय भाषाओं के लेखकों पर है, और अंग्रेजी में वो होगी। तो उसकी सबसे पहली किताब कृष्णा सोप्ती पर ही आएगी, और यूके से उसका ये संबंध होगा कि वो सबसे पहले राउटलेज में यूके से छपेगी, और फिर उसका साउथ एशिया एडिशन आएगा। तो वो किताब हमने पूरी की, और वो जो हमारी यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान हमें कृष्णा जी के ऐसे ऐसे पहलू जानने को मिले, ऐसे ऐसे किस्से कहानियां हैं कि कैसे जब वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल गोद की बच्ची थी, और एक बंदर उन्हें उठा के ले गया था, या फिर बचपन में घुड़सवारी करते हुए वो घोड़े से गिर गई थी। तो ये सारी बातें वो बड़े मजे ले लेके सुनाती थी, और वो शुरू से ही एक उनकी पर्सनालिटी कैसी रही इसका हमें नमूना मतलब मिलता है। और जो वेशभूषा की मैं बात कर रही थी कि वो एक शरारा पहनती थी, उस उनका जो एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, तो उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि कैसे वो जब गुजरात हिंदुस्तान आई, तो ये हुआ कि ये जो वेशभूषा है ये पाकिस्तान की हो गई,
तो उन्होंने एक विद्रोह के तहत ये तय किया कि अगर सिर्फ कपड़े पहनने से ये तय कर लिया जाए कि कौन सा आपका देश है, तो मैं मतलब हमेशा यही पहनूंगी। तो उन्होंने जो विभाजन को देखा, विभाजन के दर्द को देखा, कालजयी कहानी है उनकी, सिक्का बदल गया। इस उपन्यास में भी विभाजन की बात, विभाजन के बाद जो नई जिंदगी शुरू करने की बात आती है, जिंदगी नामा अविभाजित पंजाब की कहानी है। तो इस सब में भी कृष्णा जी ने जब भी विभाजन को देखा तो उन घटनाओं को दोहराने की बजाय, वो घटनाएं भी हैं उनके साहित्य में, लेकिन ज्यादातर ये देखा कि क्या है जो बचा रह जाता है तमाम नफरत के बावजूद, जो इंसानियत बची रह जाती है। कृष्णा जी ने हमेशा उस इंसानियत को बचाने की, उस अनुभव को सामने रखने की कोशिश की है। तो आपकी उनसे विभाजन पर भी बहुत बात होती थी, या आप तो विभाजन की एक्सपर्ट हैं, मतलब आपने नरेटिंग पार्टीशन जैसी किताब की जिसमें कृष्णा जी के लेखन को भी देखा और लोगों के लेखन को भी देखा, तो उस बारे में थोड़ा हाँ, ये कृष्णा जी तो सारी जिंदगी, उनका जो जिंदगी का लेखन है, मेरा ख्याल है 60-70 साल, जितने साल उन्होंने लिखा, वो विभाजन का तो एक तरह से साया जो है हर वक्त उनके ऊपर रहा। क्योंकि सिक्का बदल गया पहली कहानी जो उन्होंने शुरू की कहानियों में से, जब पहली कहानी जो उन्होंने छापी थी वो पहले कोई और थी, लेकिन सिक्का बदल गया एक ऐसी कहानी है जिसमें वो जो आप बता रही हैं वो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, और वो कहती हैं पता नहीं कैसे मैंने वो कहानी लिख ली, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर तो पूरा हेट्रेड होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो सब आई वाज ए विक्टिम ऑफ पार्टीशन, लेकिन ये कैसे हुआ कि मेरे अंदर वो इतना ज्यादा वो दूसरा एंगल, जो आत्मीयता और वो जो उनका सारा जेंटल वाला था, वो कैसे आया। वो एक तो वो है जो उन्होंने विभाजन की कहानियां या जो भी लिखा, एपिसोड्स लिखे हैं, उसमें झलकती है एक बड़ी बहुत खूबसूरत चीज, और वो है कि अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसे इम्पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाता है। वो पर्सनल से इम्पर्सनल का जो एक जर्नी है, जो कि उनके क्रिएटिव प्रोसेस में बनती है वो चीज। तो ऐसी भी चीज है, जैसे देखिए 1947 का जो विभाजन है वो उनके दिमाग में ट्रिगर ऑफ करता है क्या, 1920s का भारत जो था, जो कि जिंदगी नामा में झलकता है वो। तो वो जो उनका जो सारा नोशन हिस्ट्री का है, उसके ऊपर वो बहुत बेचैन होकर लिखती भी थी, बात भी करती थी कि जी जो मेरा जो इतिहास है, वो इतिहास जो मैं लिखूंगी या हम लिखते हैं, जो लेखक लिखते हैं, ये एक दूसरा इतिहास है। ये बार बार कहती थी ये इतिहास नहीं है पर इतिहास है भी। तो ये इस पर उन्होंने काफी लिखा भी है। और ये जो बात है वो जिंदगी नामा में आप देखते हैं कि वो एक एपिक स्टाइल में लिखा गया, जिसके अंदर वो जो मिली जुली कल्चर थी 1920s की, जो कॉम्पोजिट कल्चर कहेंगे, गंगा जमुनी कल्चर कहेंगे, तो उन्होंने तय कर लिया कि मुझे वो लिखना है उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि जैसे सेंटिमेंटल नॉस्टैल्जिया हो, वो वैसे नहीं है, लेकिन एज अ पास्ट दैट मैटर्स, और वो पास्ट जो है वो प्रेजेंट में झलके और फ्यूचर बने, ये उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी। और इसलिए वो उस पर्टिकुलर नॉवल को वो समझती थी कि वो उनका एब्सोल्युटली एपिक नॉवल है, उसमें जान भर दी थी उन्होंने। और फिर हमें मालूम है कि वो अमृता प्रीतम के साथ कैसे उनका बहुत जबरदस्त एक केस हुआ इसी कॉन्टेक्स्ट में। मैं अपने सुनने वालों को थोड़ा याद दिलाना चाहती हूँ कि कृष्णा जी ने जो उपन्यास लिखे उनमें जिंदगी नामा की एक खास जगह है, क्योंकि इस उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था।
लेकिन अगर हम उनकी बाकी उपन्यास की तरफ भी नजर डालें तो उनका सबसे पहला उपन्यास डार से बिछड़ी था। डार से बिछड़ी, फिर पंजाब की धरती पर जलियांवाला में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पंजाब के महाराजा के बीच में, उसको केंद्र में लाता है। और ये जिंदगी नामा की जो शाहनी है, तो शाह और जो शेख हैं मुसलमान धर्म से जुड़े हुए, तो पूरे पंजाब में ये लोग कैसे साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साझी थे। तो उस उपन्यास में भी कहीं ये आता है। और फिर जो शाहकार से उनके उपन्यास हैं, ऐसे यादगार व्यक्तित्व उन्होंने दिए, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, छोटे छोटे उपन्यास हैं, लेकिन एक एक उपन्यास अपने आप में ऐसा है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो आप जान पाते हैं कि कृष्णा जी के यहाँ एक भी शब्द फालतू नहीं है। बहुत कस कस के व्यंजना के साथ एक एक बात को रखा है। मैं एक छोटा सा हिस्सा, एक पैराग्राफ सा मित्रों मरजानी से पढ़ती हूँ। मित्रों मरजानी की बहुत चर्चा हुई है, उस पर हम आएंगे अभी। छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। एकदम शुरू में मित्रों को खास तौर पे बड़ा विवाद रहा, हिंदी की दुनिया में खूब हलचल हुई मित्रों जैसे चरित्र को बना देने से। 80 पेज का छोटा सा उपन्यास, और उपन्यास के केंद्र में एक ऐसी औरत जो जी भर के जिंदगी को जीना चाहती है। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी वासनाएं भी हैं, और उनको स्वीकार करने में उसको कोई छल छद्म नहीं है, कोई पर्दादारी नहीं है। तो इंसान जैसा है, अगर वो खुल करके अपने होने और जीने को परिभाषित कर सकता है, ऐसी कोशिश कृष्ण सोबती की हर उपन्यास में रही। तो उनके सारे स्त्री पात्र जो हैं, मैं जब भी उनको देखती हूँ तो जैसे मैं कृष्णा जी के बारे में सोचती हूँ कि शी वुड स्टैंड टॉल। स्टैंड टॉल मतलब अपने जो समकालीन लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, कवि जो भी रहे, उनके बीच में कृष्णा जी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि वो अलग नजर आए, जैसे पूरी स्पॉटलाइट उन पर जाए। तो अपने लेखन के कारण ही उनका कद इतना बड़ा था। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। मछली माथे पर हाथ मार हंसी, बुरे माथे वाले मर्द जन होते तो या चटकारे ले ले मुझे चाटते, या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर ताका नहीं, खटिया खींच बिछाई और लिहाफ डालकर बोली, बहन मित्रों घनी रात गई, अब चिंता जंजाल छोड़ तनिक आराम करो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली के पेट ही नहीं पड़ी। छी छी, सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्रों उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पलट सिराना टटोल बोली, जिठानी तुम्हारे देवर सब बगलोल कोई और दूजा ना होगा। न दुख न सुख न प्रीति प्यार न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा लानत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंक दी और हंस हंस बोली, बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या निरा शीरा है शीरा। उस नास होने से कहती हूँ, अरे इसी शीरे में तेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौजें पलटी। नई बहू का चेहरा काला स्याह पड़ गया, कानों पे हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मजली फटाक बिछौने पर सीधी लेट गई, ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं। देख सुहाग के बदन सुइयां चुभने लगी। इस कुल बोरन की तरह जनानी को हया न हो तो नित नित झूठी होती औरत की देह निरे पाप का घट है।
ऐसी सांस्कृतिक विरासत से हम आते हैं जहां कबीर कहते हैं, देह के लिए कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् जानो ज्ञानी, देह का कोई वजूद ही नहीं है। और कृष्णा जी ने मित्रों को रचा जो अपनी पहचान अपनी देह में पाती है। और केवल मित्रों ही नहीं, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, डार से बिछड़ी, सभी उपन्यासों में कुछ ऐसे स्त्री पात्र हैं जो पूरे हिंदी साहित्य में दुर्लभ हैं। और ये सारी स्त्रियां कोई स्त्रीवाद का न नारा उठाती हैं, न झंडा उठाती हैं, न बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती हैं। सुकृता जी, आप मेरी बात में कुछ जोड़ेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कृष्णा जी, हालांकि उनका जो भाषा ज्ञान कहिए या भाषा का यूसेज कहिए, इतना जबरदस्त वो इंडिजिनस था। उनका अपना हर नॉवल जो था उसकी भाषा अपनी भाषा थी। हम कहेंगे हिंदी की लेखिका थी, हिंदी में लिखती थी, लेकिन वो कितनी तरह, सो मेनी हिंदीज दैट यू सी इन हर नॉवल अपनी हिंदी के साथ आता है, अलग हिंदी जो, और वो मिश्रण हो जाता था डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से कहाँ उनकी सिचुएशन है, कैरेक्टर की सिचुएशन क्या है। तो हमें मालूम है, रेणु का बार बार हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु का, कि कैसे आंचलिकता उनकी भाषा में आती है, उनके नॉवल में आता है। तो उस प्रकार का कुछ कृष्णा जी का था कि वो भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड होमोजेनाइज्ड भाषा नहीं मानती थी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी। तो वो एक तो पर्टिकुलर भाषा, हाँ, चन्ना के बारे में भी कॉन्टेक्स्ट, बताइए। वही तो उसी उनका जो पहला नॉवल था चन्ना, और वो आयरॉनिकली वो चन्ना नॉवल जो है वो छपा आखिर में, लेकिन वो था पहला नॉवल था, और वो क्यों आखिर में छपा, दैट वाज अ लास्ट नॉवल दैट वाज पब्लिश्ड। तो उसके बाद बल्कि उनकी डेथ मेरे ख्याल हो गई थी जब वो नॉवल आया है, या उसी टाइम पे आया बिल्कुल। तो वो क्यों ऐसे हुआ, 2-4 दिन लिखा पहले, हाँ 2-4 दिन पहले आया। हाँ, वो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जब उन्होंने ये लिखा था ये नॉवल, ये 1940s में लिखा था उन्होंने ये नॉवल, और जब ये प्रकाशन के लिए गया और उसमें पब्लिशर भी इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने एडिटिंग में, कॉपी एडिटिंग में और एडिटिंग में बहुत से लफ्ज निकाल दिए उसमें से, ये सोच के कि ये तो हिंदी नहीं है, ये भाषा तो हिंदी नहीं है। उसमें मिश्रण पंजाबी का और वो दूसरा झलक रहा था। तो कृष्णा जी के पास जब यह आया, ये प्रूफ रीडिंग के लिए वो आया, उस वक्त तक एक्चुअली प्रूफ रीडिंग नहीं, उस टाइम पे उनके पास, उन्होंने देखा ये, जबकि ये छपने के लिए चला गया था, नॉवल एक्सेप्ट हो गया था, छपने के लिए चला गया था। तो इन्होंने एकदम से, इलाहाबाद से छप रहा था, तो आराम से वो आ गई वहां, दिल्ली से इलाहाबाद आ गई, और वो रुकवाया, जैसे स्टॉप प्रेस, और पैसा दे के, बोरो करके पैसा दे के वो सारी प्रतियां जो छप गई थी वो खरीद ली, और यहाँ आके उन्होंने दिल्ली में उनको जला दिया, और कहा कि ये मेरा नॉवल नहीं है, क्योंकि भाषा के साथ मेरा सारा कंटेंट जुड़ा हुआ है, उसको कैसे बदल सकते हैं आप, भाषा बदलेंगे तो वो नॉवल खत्म हो जाएगा। तो मतलब इतना ज्यादा पैशन था उनको कोई उतावलापन नहीं था कि जल्दी से मेरी किताब छप जाए, जैसे तैसे छप जाए। तो आप सोचिए, ये उनका पहला नॉवल था, और तब तो उस वक्त ऐसे माइंड होता है यंग ऑथर का, लेखिका थी वो, कि भाई किसी तरीके से मेरा पहला नॉवल आ जाए, बट वो उन्होंने बक्से में बंद कर दिया, और बड़ी मुश्किल से आखिर में हम लोग, कुछ 3-4 लोग थे, उनको परसुएट कर करके कहा कि वो बक्से से वो नॉवल निकालिए, और ये अशोक महेश्वरी साहब जो, उन्होंने फिर हेल्प की, और किसी तरीके से वो बक्से से वो निकाला गया और वो छपा फिर। लेकिन ये मैं इसलिए ही सिर्फ हम लोग बता रहे हैं, ये बताने के लिए बेसिकली कि उनका जो भाषा के प्रति जो वो इस्तेमाल करती थी, वो कितना ज्यादा जुड़ी हुई थी उस भाषा से, क्योंकि वो भाषा उस नॉवल के लिए वो ही भाषा थी, और कोई नहीं हो सकती थी। सिमिलरली आपने अभी जो सुना मित्रों मरजानी का, वो भी तो वही है। अब उसमें आप जिसकी जो औरत की जो बॉडी के डिजायर की भाषा है, जो
जो कि आमतौर पे आप नहीं सुनेंगे, वो सब छिपी हुई रियलिटी है, कंसील्ड रियलिटी है। तो उसके बारे में तो फ्रेंच आपको पता है कि फेमिनिज्म कितनी बात कर चुके हैं बॉडी और डिजायर के ऊपर, और कैसे वो किस टाइप का फेमिनिज्म है। तो हमारे कृष्णा जी ने तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया बहुत पहले, बाद में लेख आए, बाद में ये थ्योरेटिकल पोजीशन 1967 में आया मित्रों मरजानी। 1967 में उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। लेकिन ये कहना जरूरी होगा यहाँ पे कि हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं कि कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगता था कहते हुए वो कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ना ही वो चाहती थी कि उनको वो स्लॉट किया जाए एज अ फेमिनिस्ट राइटर। लेकिन उनका जेस्चर और उनका यूज ऑफ लैंग्वेज और उनका यूज ऑफ कंटेंट वाज एब्सोल्युटली फेमिनिस्ट। लेकिन वो किसी कुलिये में उनको नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उसके बियॉन्ड वो गई भी और जाना भी चाहती थी। तो वो जो, लेकिन वो हक वाली बात जो है, औरत का हक, औरत का जो एक्सप्रेशन, औरत की जो आइडेंटिटी, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहना यहाँ जरूरी है, रेखा बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि उन्होंने हम हशमत के 4 वॉल्यूम्स छापे, और हम हशमत के जो 4 वॉल्यूम्स जो उन्होंने छापे, वो हम हशमत क्या चीज थी जी? हम हशमत, हशमत उनका अपना नाम था, वो सिर्फ नाम ही नहीं था, वो शी वांटेड टू राइट इन द मेल वॉइस। और वो मेल वॉइस में इसलिए कि वो पर्सपेक्टिव दूसरा चाहती थी वो, और जो भी लेखक वगैरह अपने टाइम के थे या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी या ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई चीज उनको नजर आती थी, तो वो ऐसे के टाइप वो लिख देती थी, प्रोफाइल लिख देती थी या कुछ भी। लेकिन वो हशमत, तो वो कहती है ना, कहीं पे लिखा है उन्होंने कि हशमत का मैं जब पेन उठाती हूँ, जब हशमत के नाम से लिखने लगती हूँ, तो मेरा हैंडराइटिंग भी बदल जाता है, और मेरा तेवर भी बदल जाता है, और मेरे लिखने का स्टाइल भी बदल जाता है। तो मेरे साथ उनकी बहुत बातचीत हुई इस पर, कि हमने कहा कि जैसे वर्जीनिया वुल्फ ये कहती थी कि लेखक को एंड्रोजिनी का एहसास हर वक्त होना चाहिए, कि चाहे वो मेल राइटर बन सके तो मेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना हो या फीमेल को, वो उसी हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर जाती हैं। तो ये एंड्रोजिनस एस्पेक्ट जो उनका था एक बड़ा प्रोमिनेंट था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मिश्रण है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन, एक तरफ से मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी का मिश्रण भी आता है जब एंड्रोजिनस एक टाइप का हो जाता है। दूसरी तरफ वो जब प्योर वो मेल बनना चाहती थी वो भी बन जाती थी, और प्योर फीमेल भी जब कैरेक्टराइजेशन करना चाहती थी कोई। तो ये बहुत कमाल की चीज थी, और हमको समझना, वो पता नहीं करते करते समझ भी जाएंगे, लेकिन ये उनके कई डायमेंशंस थे राइटिंग के और पर्सनालिटी के। मुझे याद आ रहा है कि ये जैसे हम जो बात कर रहे हैं, हम हशमत की बात आपने की, कृष्णा सोपती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलो भी रही, आप भी रही जी, अलग अलग समय पर। लेकिन वहां उन्होंने एक लंबी बातचीत की थी, सोपती वैद संवाद नाम से जो छपी, कृष्ण बलदेव वैद भी हिंदी के बड़े लेखक हैं, उनसे लंबी बातचीत है, लगभग पुस्तकाकार छपी है। और वो जो पूरा डायलॉग है उसमें तरह तरह के फलसफे सामने आते हैं कि स्त्री लेखन को क्यों कैद नहीं किया जाना चाहिए, स्त्री लेखन कहकर भाषा को क्यों कैद नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी हम तन्ना की बात कर रहे थे, तो किस तरह के चेंजेस, अगर मजे की बात ये है कि अगर वो देखा जाए कि किस तरह के चेंजेस किए, जैसे शाहनी को बदल के कॉपी एडिटर ने सेठानी कर दिया। तो कृष्णा जी की बड़ी नाराजगी है कि सेठानी शाहनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो हमेशा अमीर आदमी की पत्नी होगी ना। लेकिन शाहों की बेटी, शाह परिवार में रहने वाली जो शाहनी है, वो जरूरी नहीं है कि अमीर परिवार की कैपिटलिस्टिक या सत्ताधारी उस तरह की औरत हो। तो कृष्णा जी की बड़े एक खास वो थे। ऐसे ही जब मित्रों मरजानी पर किसी ने फिल्म बनाने की कोशिश की और सोचा कि बिकनी पहन के मित्रों को पानी में उतारने का सीन फिल्माएंगे, तो कृष्णा जी ने मना कर दिया। तो जो आप कह रही थी कि मतलब आंखों में उनके एक चमक,
ट्विंकल, शरारत और होठों पे बड़ी मस्त सी मुस्कुराहट। और फिर कभी उस सारी बातचीत में एकदम ठहाका मार के जोर से हंस देना कि जैसे उनको कोई ऐसी बात मिल गई है जो अभी तक छुपी हुई थी। तो उन्होंने कहानियां भी लिखी और मुक्तिबोध पर एक पूरी किताब लिखी, दिल्ली के गांवों पर रिसर्च करके दिल्ली पर एक किताब लिखी। तो उनका सबसे बढ़िया तो लेखा वो ये यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने वो छोटा सा एक, छोटा तो नहीं बहुत पावरफुल लेकिन साइज में छोटा, वो प्रतिरोध करके जो उन्होंने पैम्फलेट से बनकर बहुत बढ़िया वो जिक्र पद्मेश जी कर भी रहे थे कि फांसीवादी ताकतों के विरोध में जो उन्होंने कहा और लिखा। जनसत्ता के पहले पेज पे शायद मुझे याद नहीं है कि मतलब ओम थानवी उस समय संपादक थे और उन्होंने उनको इतनी इज्जत बख्शी कि जब भी वो किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर लिखती थी या किसी भी पॉलिटिकल, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ हो या बाद में दंगों के खिलाफ हो, वो खुलकर अपनी बात कहती थी और हमेशा ये कहती थी कि धर्म और राजनीति जब एक साथ होंगे तो उसके बड़े ऐसे परिणाम होंगे जो समाज के लिए, जो जैसे हम बहुलतावादी समाज को हम जानते हैं, तो वो उसको किसी तरह का संकट नहीं आना चाहिए, उसको बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना है। तो ये जो आग्रह है और उसके लिए खुलकर अपनी बात कह पाना, 90 साल की उम्र में कह पाना, व्हील चेयर में बैठे हुए कह पाना, ये बड़ी बात है। तो अक्सर हम किसी भी लेखक को मतलब स्त्री लेखकों को तो खासतौर पे हम सोचते हैं कि उनका पॉलिटिक्स से क्या वास्ता, लेकिन अपने लेखन में भले ही उन्होंने इस तरह के कोई पॉलिटिकल नॉवल नहीं लिखे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे पूरा उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी, देश के लोकतंत्र पे। उन्होंने भाषा के सवाल को भी लोकतंत्र के सवाल से जोड़ा है। जो सुकृता जी अभी कह रही थी कि भाई एक हिंदी नहीं है, कई हिंदी है, डाइवर्स हिंदी है, मैनी हिंदीज है। तो ये उनका आग्रह था कि आप हिंदी को रूढ़ नहीं कर सकते। और जो हम कह रहे थे कि तब वो बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन भगवती चरण वर्मा के साथ उनका जो पत्र व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से वो एक बड़े लेखक के सामने, अमृतलाल नागर भगवती चरण वर्मा के सामने टिकी हुई है कि 20 साल बाद आप मेरी बात माफ कर दीजिए और देखिएगा कि हिंदी कितनी तरह की होगी और हिंदी को एक खास ढांचे से मुक्त करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली बिलीव करती थी, उनको बहुत विश्वास था कि ऐसे ही हिंदी का भी अगर प्रोग्रेस होगा तो तभी होगा, क्योंकि भाषा जीवंत होने के लिए, भाषा का जीवंत होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अनुभव के साथ जुड़े और वो अनुभव जो है उसी के अंदर से झलके भाषा। तो अगर उसको आप ज्यादा संस्कृताइज या पर्शियनाइज या वो ज्यादा पांडित्य उसमें ले आएंगे तो वो जीने वाली भाषा नहीं है। तो इसलिए नॉवल जब भी उन्होंने लिखे, कोई भी कहानी भी अगर लिखी, फिक्शनल भाषा जो है वो अलग टाइप की उनकी रही, और जो दूसरे लेख लिखे वो प्रोज उनकी जो है वो एक स्टैंडर्ड हिंदी में लिखी उन्होंने। सारी प्रोज जो है शब्दों के आलोक में जो किताब थी, या सोती एक सोबत फॉर इंस्टेंस, ये सब किताबें जो हैं ये इसमें वो बड़ी स्टैंडर्ड एक टाइप की हिंदी लिखती रही है। वो ऐसे कि जैसे कि क्रिटिकल भाषा होती है, उसमें भी जार्गन नहीं, अनुभव के साथ वो बड़ा क्रिएटिव क्रिटिसिज्म था। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए हमें, ये जानने के लिए कि उनकी सोच कैसी थी और सोच कैसे, लेखक की सोच जो है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि वो अपने हड्डियों से निकली हुई सोच होती है। वो ऐसी सोच नहीं है जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल सोच है। तो इसलिए मुझे लगता है ये किताबें भी उनकी उतनी ही अहम है जितनी जितनी उनके नॉवेल्स हैं। और जैसे आप देखो ये ए लड़की में वो इंटरजेनरेशनल जो बातचीत है, माँ बेटी की, माँ जो शी इज ऑन हर डेथ बेड और जो बेटी है वो दूसरी जनरेशन, उसमें आप देखते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी है, एक कंटिन्यू लाइफ की कंटिन्यूटी जो है उसको पोर्ट्रे किया है बड़ी नजाकत के साथ डायलॉग के फॉर्म में।
और वो तो एक तरह का इनर ड्रामा जो होता है जिंदगी का, वो एकदम उभर के आता है। उसमें फिलॉसफी भी है, ड्रामा भी है, उसमें एक तरह का कवित्वपन भी है कुछ। तो बहुत स्ट्रेंज सा है ये नॉवल ए लड़की। और लेकिन वो उसमें झलकता है दो जनरेशन्स का क्या कहेंगे, इतिहास या कंटिन्यूटी या इटर्नल कनेक्शन या बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड डॉटर। बहुत अहम नॉवल है वो भी, छोटा साइज में, लेकिन एक्सपीरियंशियली बहुत उससे सब लोग प्रभावित होते हैं। असल में मैं बिल्कुल आग्रह के साथ सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कृष्णा सोक्ती को जानना चाहते हैं तो वो, जैसे मैंने कहा, मित्रों 80 पृष्ठ का नॉवल है, ऐसी है लड़की 90 पेज का छोटा सा नॉवल है। तो लेकिन कैसे जिंदगी का इतना बड़ा दर्शन उसमें समाया हुआ है, और खासतौर पे स्त्री के जीवन का दर्शन, जहाँ एक तरफ तो ये है कि परिवार में बंधने के बाद स्त्री की जिंदगी में एक भूचाल सा आता है जो पहले कभी नहीं होता, और उस भूचाल में धीरे धीरे वो कैसे अपने को साधती है। और दूसरी तरफ उनका कहना है लड़की को कि अपने आप में होना ही परम है। तो उसमें जो माँ और बेटी का संवाद है, तो बेटी ने विवाह नहीं किया है और माँ को ये चिंता भी है कि भाई बाद में कभी इसको किसी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। तो माँ बेटी से पूछती है कि जरूरत पड़ी तो किसको पुकारोगी। बेटी कहती है कि किसी को नहीं, जो मुझे पुकारेगा उसको आवाज दूंगी। तो एक पूरा इतना बड़ा दार्शनिक पहलू उस उपन्यास में आ जाता है कि प्रकृति से व्यक्ति का रिश्ता क्या होता है, लिबरेशन मतलब जीवन और मृत्यु का संबंध क्या होता है। कि वो कहती हैं कि ये जो शरीर है, जो हम शरीर की बात कर रहे थे, भाई पहरन है, पहन लिया तो इहलोक, उतार दिया तो परलोक। तो ऐसे खूबसूरत वाक्यों से बंधा हुआ है। बहुत कम समय है हमारे पास, मतलब लगभग 5 मिनट। आपके सवाल आमंत्रित हैं, चैट बॉक्स में आप सवाल दीजिए। लेकिन 2 बातों की तरफ तो फिर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। एक तो ये कि आपने कई जगह सुना होगा कि कृष्णा सोक्ती ने 26 साल तक जिंदगी नामा शब्द के लिए अमृता प्रीतम से कोर्ट केस लड़ा। अमृता प्रीतम ने अपने किताब का नाम रखा हरदत्त का जिंदगी नामा। हरदत्त का बहुत छोटे प्रिंट में था, जिंदगी नामा बड़ा था। इस बात से कृष्णा जी को काफी नाराजगी हुई और उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस किया जो 26 साल तक चला। और अंत लेकिन में ये बात याद रखने वाली है रेखा कि वो बार बार कहती थी ये केस मैंने किया इसलिए नहीं सिर्फ कि हाँ ये भाई उन्होंने पायरेट कर लिया है, इट इज अ पायरेटेड टाइटल ऑफ द नॉवल, सिर्फ ये नहीं, मेरा पर्सनल इशू नहीं था, ये राइटर का एक कॉज है। और इसमें ये बहस की पूरी गुंजाइश भी है और करनी भी चाहिए कि टाइटल को कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि टाइटल से ही एक नॉवल या किताब की शक्ल बनती है और उसकी आइडेंटिटी है वो। तो उसको आप नहीं कर सकते, कोई और नहीं ले सकता उसको। और उन्होंने बार बार लिखा कि ये और कोर्ट केस के बारे में लिखा कि मैंने इसलिए किया कि सब लेखकों को ये सेंसिटिविटी हो, और अगर मैं जीतती हूँ या नहीं जीतती हूँ ये प्रॉब्लम नहीं है कोर्ट का, कोर्ट में मैं जीतूं या ना जीतूं, पर ये जरूरी है कि ये मुद्दा है और इस पे बहस होनी चाहिए। अब मैं एक ऐसी कहानी का जिक्र करना चाहती हूँ जो कृष्णा सोक्ती को बिल्कुल अलग रूप में प्रस्तुत करती है। वो कहानी है यारों के यार। यारों के यार एक मतलब कहानियां छोटी होती है, उपन्यास लंबे होते हैं। कृष्णा जी ने छोटे कलेवर में उपन्यास लिख दिए। कई बार ये बहस भी हुई कि मित्रों मरजानी को उपन्यास माना जाए या लंबी कहानी माना जाए। तो कृष्णा जी का आग्रह भी था, और वो उपन्यास इसलिए है कि वो किसी एक छोटे से अनुभव पर केंद्रित नहीं है। उसमें आपको एक पूरे समाज, एक तबका,
पूरा परिचित, मतलब केवल आप मित्रों से परिचित नहीं होते, पूरे उस पंजाब के माहौल से परिचित होते हैं, परिवार से, उसके और तरह के लोगों से परिचित होते हैं। और एक कहानी उन्होंने 54 पेज की वो कहानी है, यारों के यार शीर्षक से कहानी लिखती है। और उसका भी एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अक्सर जो नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, या मर्द लोग जिस तरह बात किया करते हैं गाली गलौज के साथ, वैसी भाषा में कृष्णा सोबती ने ये कहानी रची। रेखा आपका शायद म्यूट हो गया। रेखा जी शायद फ्रीज हो गई, सुकृता जी जब तक आप बोले। हाँ, तो नहीं, बस ये मेरा ख्याल है, ये कहना यहाँ पे काफी है कि यारों के यार, हालांकि उन्होंने फीमेल वॉइस में ही लिखा, स्त्री बनकर ही लिखा, ये नहीं कि वो हम हशमत के स्टाइल में मेल वॉइस में लिखा हो, लेकिन वो इसमें ये भी प्रूव करना चाहती थी और कहती भी थी, वो इसलिए लिखा कि ये क्यों, मैं ये नहीं लिख सकती क्या, औरत ये नहीं लिख सकती क्या, ऐसी भाषा में बात होती है अगर, तो उसको ही चित्रण, उसी का तो चित्रण हो रहा है ना, तो क्यों ना लिखूं। लेकिन हमें पता है कि क्रिटिकल समाज में क्रिटिक्स ने उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था, काफी टाइम लगा उसको सेटल होते होते। लेकिन ऐसे ही हम रेखा, हम चलते जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे दिलो दानिश की भाषा है, उसको कैसे हम नहीं देख सकते। दिलो दानिश की भाषा जो है, पर भाषा ही नहीं, उसका सारा कंटेंट जो है वो पुरानी दिल्ली से ताल्लुक रखता है, ट्रेडिशन से ताल्लुक रखता है, लेकिन बड़े मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ। बहुत आधुनिकता उसके अंदर झलकती है, और वो आधुनिक पर्सपेक्टिव जो है वो आपको पुरानी दिल्ली में उन्होंने दिखा दिया। और वो ही तो बड़प्पन की बात है, कैसे उन्होंने उसमें भी एक विस्तार, एक विजन, महक जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने कैसे उठा लिया एकदम से, और उसी के अंदर आप एक जबरदस्त फेमिनिज्म झलकता है। तो मैं उसके बारे में बोलो तुम। जिस इलाके का वो उपन्यास है, उस इलाके में मुझे रहने का मौका मिला कुछ साल। तब तक तो जब की बात कृष्णा जी कर रही हैं, तब तक उसके तो मैं बहुत बाद में रही, लेकिन वहां से पे ये सारे जुड़े हुए किस्से सुनाई देते थे। तो कृपा नारायण उसके मुख्य पात्र हैं, और कृपा नारायण की पत्नी है, वो तो कुटुम्ब प्यारी है। उसका नाम ही कृष्णा जी ने, मतलब नाम भी बड़े सोच सोच के रखे कि पत्नी है, पत्नी का दर्जा है, पत्नी के अधिकार है, तो वो कुटुम्ब प्यारी है। लेकिन नजाकत में दिल के करीब कौन है? वो दिल के करीब उनकी प्रेसी है, मिस्ट्रेस है, जिसे उन्होंने अलग मकान में रखा हुआ है, वो महक बानो है। तो कुटुम्ब प्यारी और महक बानो का जो है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो मैं महक बानो की एक छोटी सी, महक बानो ने वकील साहब के चेहरे पर नजर फिराई तो किसी छिपी बेगानगी से सिर उठा लिया, शोखी से कहा, आप तो साहिबे नजर हैं, पर यह सोचना तो कुछ सही न हुआ। गुस्ताखी माफ, घर गृहस्थी की कीमत तो बेघरों, डेरेदारों और सराय में रहने वालों से पूछिए। घर की दहलीज लांघने को बेचारे क्या क्या कर डाले। सहसा कृपा नारायण की आंखों के आगे महक की मां नसीम बानो आ खड़ी हुई, तो बदन में झुरझुरी सी उठाई। जानम, घर के दरवाजों के पीछे हमेशा मोती मरकत के अंबार नहीं हुआ करते, वहां बहुत कुछ खाना पूरी की तहत ही होता रहता है। इसके आगे बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन मैं बस ये संकेत करना चाहती थी कि हिंदी उर्दू से मिली हुई गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते, तो एक जगह
हिंदी पंजाबी से जुड़ी हुई है और दूसरी जगह हिंदी उर्दू से जुड़ी हुई है। तो जिस परिवेश की कहानी है, जिसकी कथा है, भाषा वैसा ही रूप धर लेती है कृष्णा जी के यहाँ। लेकिन एक बात हमेशा बनी रहती है कि भाषा में प्रवाह तो छलछलाती नदी का है, लेकिन संयम तनी हुई डोर का है। तो ये जो खास बात कृष्णा जी ने की है, यानी एक एक वाक्य सोच सोच के लिखा गया है। मतलब ब्योरे दर ब्योरे वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन वो ब्योरे ऐसे है जैसे कि पूरा दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो सारी ऐसा रात ही वो, सारी हाँ, रात लिखती थी वो। उनका हाँ, लिखना, जो सारा लेखन उनका ऐसे समय में होता था जब सब चुप्पी होती थी, रात के अंधेरे वो साए होते थे, और वो उनका लेखन शुरू होता था 10:30-11 के आसपास। उसके बाद उनका एक मूड बनता था लिखने का, और फिर वो चलता था सुबह तक। और बीच में उनकी जो विमलेश जो थी केयर टेकर, वो उनको चाय देती थी 3 बजे, हमेशा 3 बजे रात के या दिन के, जो भी आप समझिए उसको। तो वो फिर दिन में सोती थी, उनसे बात नहीं हो पाती थी। दिन के 11 या 12 बजे के पहले वो उठती नहीं थी, तो बात नहीं हो पाती थी। तो ये है उनका, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी शख्सियत और उनका लेखन। कृष्णा सूक्ति जैसे लोग अपने आप में एक संस्था होते हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और उनका लेखन भी जो है वो इतना युगांतकारी होता है कि वो लिखने की शैली, लिखने के कंटेंट सबको बदलता है। तो बिल्कुल अंतिम जो थोड़ा समय हमारे पास है, सुकृता जी, आप कोई ऐसी यादगार सुनाएं जो कि आपने उनसे सीखा, जो आप कहें कि वो बात आपकी जिंदगी में उतर आई। मुझे लगता है ये एक जबरदस्त जो उनकी देन है। हम लोग जो लिखते हैं, और जो लिखते हैं तो हमारी एक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑटोनॉमी ऑफ द राइटर, जिसके अंदर फ्रीडम भी आ जाता है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंस आती है, लेखन की भाषा आता है। तो वो जो ऑटोनॉमी की बात करती थी बार बार, डिग्निटी ऑफ द राइटर, वो चीप डिग्निटी की बात नहीं है। वो ऑटोनॉमी के अंदर एक ऐसा एक समा बनता है अंदर लेखक के अंदर एक ऐसे समय बनता है कि उस समय में कुछ भी और मैटर नहीं करता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उस टाइप की जो इंटेग्रिटी है वो अगर लेखक के पास हो तो उसको वो ऑटोनॉमी लेनी ही पड़ेगी अपने लिए, लेखन के लिए। और ये जो चीज है उसके लिए वो झगड़ लेती थी, कुछ भी कर सकती थी। She was prepared to do anything for that. Go against the establishment, authority को question करें, defiance करें, उनको कोई परवाह नहीं थी। वो जब कोई इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गए सारे, वो अलग बात है। लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज भी बहुत किए, अवार्ड्स उन्होंने रिफ्यूज किए काफी, क्योंकि वो ये भी देखती थी, अच्छा ये उनकी आखिर में तो इतना नहीं, पर शुरू में तो वो ये भी देखती थी कि कहाँ से अवार्ड आ रहा है, मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, मतलब हर चीज मेजर्ड वे से। लेकिन जो आप सीखने की बात कह रही हैं, लेट मी गो बैक टू दैट, वो मैं उस पर एम्फसाइज करके कहूंगी कि जो ऑटोनॉमी ऑफ द राइटर है, और उस ऑटोनॉमी में वो अपनी डिग्निटी को कैसे जस्टिफाई करता है या करती है राइटर, वो जो चीज है, वो उसमें स्ट्रगल कितनी है, उसमें पेन कितनी है, उसमें एंग्विश कितना है, और उसको कैसे संभालना, उसकी ताकत और उसकी ऊर्जा उनसे मिलती है। कृष्णा जी से वो ऊर्जा मिलती है, और वो एक एग्जाम्पलरी आइकॉन इसलिए बन जाती है। तो इसलिए वो चुपचाप उनसे सीखने को मिलता है। वो ये नहीं कि वो गुरु बन के तो कुछ सिखाती हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अपने आप मिलता है, वो झलकता था हमेशा उनसे। अगर किसी का कोई सवाल या कमेंट हो तो कृपया साझा कर सकते हैं। बस मैं भी जितना अंतरंगता से उनका साथ आपको मिला,
उतना मुझे नहीं मिला, मैंने तो बस किनारे किनारे रहकर दूर से उन्हें देखा। लेकिन 1 साल तो लगभग हमने उनकी उनकी किताब पर काम किया, तो ऐसा लगा कि बार-बार कृष्णा जी साथ आ खड़ी हुई, वो अपने खास व्यक्तित्व में। और ये भी कि कोई आसान रास्ते नहीं होते हैं, आसान समझौते नहीं करने होते हैं, और लेखन की जो क्वालिटी है, उस पे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो हम भी जब ये किताब कर रहे थे, हमें निरंतर ये एहसास हो रहा था कि हम जल्दी से कोई चोर रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते जल्दी से। और जब भी ये किताब मतलब 4 महीने में, 6 महीने में जब भी आपके सामने आएगी, आप देख पाएंगे कि इसमें कृष्णा जी के मतलब कथा अंशों के अंग्रेजी अनुवाद हैं, गैर कथात्मक लिखे हुए हिस्से हैं, क्रिटिकल एसेज हैं लोगों के लिखे हुए, कुछ यादें हैं, चिट्ठियां हैं। तो एक पूरा जो कृष्णा जी का संसार था, इस किताब में हमने उसे रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और आप भी अलग-अलग जगह से, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन जो नए-नए साथी आपके मंच से जुड़ते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर उन्होंने नहीं पढ़ा, तो थोड़ा अगर कृष्णा जी को पढ़ेंगे तो आपकी अपनी भाषा आपको याद आएगा कि अरे, इसको और संयमित करना है, इसको थोड़ा और निखारना है। तो ये सब मेरे जीवन में मुझे लगता है कि उनका योगदान रहा। लेखक हमेशा रोशनी की तरह होते हैं, बड़े लेखक, तो हमारे राहों को उजला करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्तित्व। और जैसे वो शॉर्टकट कभी नहीं ले सकती थी, और जैसे वो बिल्कुल ये ना ऑपोजिट है टू जो आजकल जो होता है ना, बहुत बेचैनी, आजकल ही नहीं, हमेशा लेखक, कोई यंग लेखक जो होता है उसको ये ख्याल आता है कि जल्दी से मेरी किताब छप जाए, जल्दी से मेरा ये आगे आ जाए। सोशल मीडिया के कारण तो आजकल और भी ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो उनसे सीखने को मिलती है वो यही है कि अगर आपको क्वालिटी का काम करना है तो उसमें आपकी डेडिकेशन और धैर्य चाहिए, पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। और वो किताब को रख छोड़ती थी, सारी उम्र रखा हो, चन्ना को तो सारी उम्र रखा उन्होंने, आखिर तक रखा, लेकिन और भी चीजें हो ऐसे ही। और अभी तक उनकी कुछ अनपब्लिश चीजें पड़ी हुई हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो छापना नहीं चाहती थी जल्दी। हमेशा ये कि उसको जितना वो पॉलिश कर पाए, जितना उसके साथ स्ट्रगल कर पाए, वो तैयार थी उसके लिए। और जिंदगी उन्होंने बड़े खुले मन से जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर दिया, लेकिन इतने खुलेपन के साथ, इतने मतलब जैसे उनकी लाइफ ही अपने आप में एक एग्जाम्पल, जो आपने शुरू में कहा कि उनके लेखन और जीवन को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो पद्मेश जी, अब आगे की कार्यवाही के लिए आपके पास, हमने कोशिश की कि कृष्णा जी को जितना हम जानते थे, जिस तरह से जानते थे, उसका एक छोटी सी झलक आप सबसे साझा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी और सुकृता जी। जिस प्रकार से आप लोगों ने आज कृष्णा जी को याद किया, स्मरण किया, और यहाँ पे इस परिचर्चा के माध्यम से उनके स्मृति की, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैंने उन्हें पढ़ा है या सुना है या देखा है, यह स्वरूप जो आज आपने प्रस्तुत किया है, इसकी संभवतः हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और ऐसी इच्छा हो रही है मन में जैसे कृष्णा जी से तुरंत मिला जाए और बातचीत की जाए। बहुत बहुत आभार आपका। निखिल कौशिक जी संभवतः कुछ कहना चाह रहे हैं वेल से। निखिल जी, संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाहें तो कहें, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इतना रोचक संवाद, कृष्ण सूक्ति के बारे में हम जानते हैं जैसे किसी भी महालेखक को जानते हैं, पर हमारा विषय नहीं रहा कभी हिंदी भाषा और संस्कृत साहित्य। तो आपकी जो वार्ता हुई, इससे बहुत जिज्ञासा हुई एक तरह से उनके बारे में और जानने की। तो ये जो आपकी पुस्तक है, ये कब तक आने वाली है और कैसे इसको उपयोग किया, इसके बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक संवाद के लिए और ज्ञानवर्धक।
ये अभी जो हमारी पुस्तक है, इसको तो अभी हमने दिया है, पहले यूके में छपेगी और इसको लगेंगे 5 महीने तो लगेंगे ही, और उसके बाद फिर इंडिया में भी छपेगी यही किताब। तो अभी तो सबमिट की है, तो 5-6 महीने तो कम से कम लग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार सुकृता जी। और हम चाहेंगे कि जब ये पुस्तक छपे तो इसका कार्यक्रम वातायन द्वारा इंग्लैंड में हो और आप यहाँ पर आए और हम इसका बिल्कुल, एक विमोचन इंशाल्लाह कार्यक्रम और इंशाल्लाह ऐसे होगा। अवश्य हम कुछ ऐसा आयोजन रखेंगे। मैं एक बात और भी साझा करना चाह रही हूँ कि ये सीरीज की जितनी किताबें आएंगी उनकी सीरीज एडिटर सुकृता जी हैं और चंदना दत्ता जी हैं। वो 12 किताबों की सीरीज होगी, अलग अलग भारत की कई भाषाओं के लेखक उसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ा काम सुकृता जी ने किया है, इसके लिए वो बड़ी बधाई की पात्र हैं। जी, हमें प्रतीक्षा रहेगी कैसे आयोजन की। इन शब्दों के साथ अब मैं बढ़ता हूँ कार्यक्रम के समापन की ओर। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं वीरेंद्र शर्मा जी, जो भारतीय मूल के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ ब्रिटेन में। और वीरेंद्र जी हर अधिकांश कार्यक्रमों में आते हैं हमारे वातायन के, हर सप्ताह समय निकालकर, और सदैव कहते हैं कि हमने आज कुछ नया सीखा। तो हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी, आज आपने क्या नया सीखा, ये हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। वीरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर मुझे इतने बड़े राइटर्स के साथ, जिनका एक विजनरी अप्रोच है, वो उनको सुनने का मौका दिया। मैं पहले तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ये जो आपका नया पद्मेश जी सिस्टम है जिससे लिंक में जाना है, वो मैं कंफ्यूज ही रहा कि कैसे करना है। ये आईटी की नॉलेज कम है, लेकिन जितना भी मैं सुन सका इस डायलॉग को, मैं महसूस करता हूँ कि जो भी हम लोग अपनी जिंदगी में सीखना चाहते हैं, वो इन जैसे जो राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जो हमें एक अच्छा फ्यूचर दिखाते हैं कैसा होना चाहिए, उसमें ये एक एक्स्ट्रा लिंक बन गया। मैं महसूस करता हूँ, जैसे डॉक्टर रेखा जी ने भी बोला कि लेखक हमेशा रोशनी देते हैं, और मैं भी यही यकीन रखता हूँ कि हमारे जैसे जो पब्लिक लाइफ में है, वो लेखकों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ही फ्यूचर के बारे में या अबाउट द फ्यूचर जो हमारी सोच बननी चाहिए, वहीं से लेते हैं। मैं आज के इस संवाद से बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बहुत आगे जो एक विजनरी अप्रोच जिस ढंग से उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं और उसमें डिफरेंट इश्यूज पे, वैसे वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल हो, सोशल रिफॉर्म्स में हो, सोशल लाइफ में हो, वो 3-4 जो टॉपिक्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको एक प्रोग्रेसिव राइटर के तौर पे हमारे सामने पेश किया। अगर मौका मिला तो मैं जरूर उनमें से कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी जो अपनी इंटरनल एंड मेंटल विजन है उसमें कुछ ज्यादा सीखने को मिले। इन दोनों को आज बहुत बहुत इनका धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। लेखकों की विजनरी अप्रोच को विजन देने का काम आप करते हैं हमारी संगोष्ठियों में, तो बहुत बहुत आभार। और आपका की गाइडेंस हमें बहुत काम आती है। इन शब्दों के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं, और कुछ सूचनाओं के साथ कि कल हमारी साप्ताहिक संगोष्ठी होगी वैश्विक हिंदी परिवार की, यूके टाइम 12:30 बजे। और उसमें कुछ चर्चाएं होंगी। कमल किशोर गोयनका जी और राहुल देव जी जैसे लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और अगले सप्ताह 3 बजे वातायन की संगोष्ठी नहीं होगी हमारी साप्ताहिक, लेकिन हमारा जो सालाना वार्षिक सम्मान समारोह है वो होगा अगले शनिवार को।
तो उसमें सिर्फ पैनलिस्ट आएंगे तो यह लिंक काम नहीं करेगा, आप लोगों को सूचना दे दें। लेकिन यूट्यूब पर आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ें उस कार्यक्रम में। अगले सप्ताह हम भारत से अलका सिन्हा जी और अमेरिका से उषा प्रियमवदा जी को सम्मानित कर रहे हैं। उसमें वीरेंद्र शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और भी उसमें बहुत से वक्ता और लेखक उसमें जुड़ेंगे पैनलिस्ट में, तो आप हमसे अवश्य जुड़िएगा। इन शब्दों के साथ अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और निमंत्रित करते हैं आज धन्यवाद के लिए हमारे वातायन के बहुत कर्मठ सदस्य और ब्रिटेन में के यशस्वी हिंदी कवि आशीष मिश्र जी को। आशीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद पद्मेश जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष मिश्रा, मैं वातायन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करने आया हूं। सर्वप्रथम मैं हिंदी साहित्य की देवी तुल्य लेखिका कृष्णा सोबती जी को वातायन पटल की ओर से प्रणाम करता हूं और उन्हें पुनः स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आपका स्वर्गारोहण की यात्रा पर जाने से पहले हमें जो आपने बहुमूल्य साहित्यिक उपहार दिए हैं वो किसी धरोहर से कम तो नहीं है, और इसी धरोहर को आज पुनः स्मरण करने के लिए हम आज इस वातायन की अलौकिक श्रृंखला में सम्मिलित हुए हैं। आज की संगोष्ठी में सुकृता पॉल कुमार जी और डॉक्टर सेठी रेखा सेठी जी के मध्य मैं कहूंगा कि एक अनूठा संवाद रहा। आप दोनों की उपस्थिति मैं कहूंगा कि आप दोनों की उपस्थिति की अनुभूति जो है वो वातायन के लिए एक प्रणाम स्रोत है। जैसा कि हमें ज्ञात है इस बात का कि हम अभी 2-3 दिनों पहले ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे थे और इसी का ये सप्ताहांत है। मतलब आज हम पूजनीय कृष्णा सोबती सरीखी साहित्यिक परिवेश की विशिष्ट नारी का स्मरण कर रहे हैं, और इस संवाद में आप विदुषी महिलाएं सुकृता जी और डॉक्टर रेखा सेठी जी का आगमन, मैं कहूंगा कि ये इसे और भी प्रफुल्लित करता है। सिक्का बदल गया। मैं ईमानदारी से बताऊं तो सिर्फ मैंने यही पढ़ा है कृष्णा जी को। और एक संदर्भ और है इसके लिए कि एक मेरी आंटी जी हैं दिल्ली में, उनका नाम शाहनी है। तो कभी बात चलते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी माँ ने उनका नाम शाहनी रखा था इस उपन्यास को पढ़ने के बाद। पद्मेश जी, मैंने सुबह उन्हें फोन किया था कि मैं कोशिश कर रहा था कि आज वो सम्मिलित हो यहाँ पर और अच्छा होता, स्वास्थ्य के कारणों से मैं नहीं कर पाया। खैर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिक्का बदल गया इतना बहुमूल्य है कि हम तब की पीढ़ी से उसके बाद की पीढ़ी और अब की पीढ़ी जो मेरी पीढ़ी है हमें भी सम्मोहित करती है। रेखा जी ने बातचीत में बताया कि कृष्णा जी के लेखन में एक भी शब्द फालतू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कमरे में सिसकियां तैरने लगी, शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया। इसमें से आप क्या हटा सकते हैं? एक हलंत भी नहीं हटा सकते हैं। ये जो वाक्यांश हैं, ये जो शाब्दिक लौ हैं, ये हमें स्वयं बताती है कि कृष्णा सोबती जी का क्या साहित्यिक कौशल रहा होगा। आपके संवाद में भाषा और कंटेंट और उसके पात्र के बारे में बात आप दोनों ने करी कि कितना ये चीज महत्व रखता था कृष्णा सोबती जी के लिए। और ये इसलिए भी पूरक है जो हमें दिखाई देता है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुप्रतिष्ठित गोदान में, कि कैसे ठेठ भाषा आपके भाषा को, आपके कंटेंट को, उसके पात्र को बांधती है, आपकी ट्रूनेस बताती है, सच्चाई आपके लेखन में बिखेरती है। सुकृता जी, आपकी जो शैली यहाँ पे विषय के ऊपर है, उसके ऊपर जो पकड़ है, मैं कहूंगा कि, और उन्हें कृष्णा जी के साहित्यिक विचारों के संदर्भित होकर जो आपने पटल पर रखा, वो अद्भुत रहा। आपका संवाद आज के कार्यक्रम को मौलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। आप दोनों के बीच की बातचीत ऐसी लग रही थी जैसे कोई पवित्र धारा बह रही हो
और हम बस इसमें गोता मारते रहें, डुबकियां लगाते रहें, या आधुनिक काल में कहें तो कोई एक फिल्म चल रही हो जिसमें हमें कृष्णा जी के बारे में सचित्र सब कुछ मिल रहा हो। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। और कितनी अच्छी अच्छी आप लोगों ने बातें बताई, जो हम जो भी नए पीढ़ी के भी जो लेखक हैं उनको उनसे सीख लेनी चाहिए, जो आपने कृष्णा जी के मध्य से निकाल के हमारे बीच रखी, कि संयम और तनी हुई डोर का संदर्भ आपने जोड़ा कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये आपकी लेखनी में। वहीं डॉक्टर रेखा सेठी जी का साहित्यिक विश्लेषण, बहुत ही अच्छा, सरल रूप से साहित्यिक संवाद संगोष्ठी को और भी विशेष बनाता है, और आपने ऐसा ही किया रेखा जी। आपका सुकृता जी के साथ संवेदनशील और मैं कहूंगा कि शोधवत संवाद रहा, जो कि पूरे काल को रोचक बना के रखा। तो इसके लिए विशेष रूप से आभार। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे शिष्याएं सप्रेम अपने गुरु के बारे में अपना प्रेम झलका रही हूं और उनकी बातों को विश्लेषित कर रही हूं, तो एक अलौकिक छवि हमें दिखाई दी। और जैसा कि शुरुआत में पद्मेश जी द्वारा दर्शाई गई वीडियो की छवि में एक बात कही गई, जिसमें कृष्णा जी ने स्वयं कहा कि लेखक का अतरंग और बहिरंग दोनों उसके लेखन में सामने आना चाहिए। इसमें संदर्भित करने के लिए मैं 2 मिनट का समय लूंगा, और समय की कसक जो सुकृता पाल जी की कविता संग्रह है, रेखा सेठी जी का अनुवाद है, उसका 2 पंक्तियों का एक उद्धरण देता हूं कि कैसे ये उसमें सम्मोहित है। कि सूर्योदय रंगते हुए इसका आलेख है कि कोयले की काली स्याही धुलती जाती गाढ़ी नाले के रंग में, नीले रंग में, किनारे किनारे गहराइयां तराशती धरती आकाश के बीच, क्षितिज एक दूसरे पर ठहरी सिल्लियां, खामोश लयात्मक दस्तक, रंगीन स्कर्ट की तहों से चटकती दीवारें जो उठती और चल पड़ती एक लंबे थिरकते पैर के पीछे, दरारों और सेंधों के बीच झांकती हजार हजार बाहें उगते हुए चमकीले रंगों में भर लेती बाहों में। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों का स्वर्णिम संवाद हमें निश्चित रूप से पूजनीय कृष्णा सोबती जी के और निकट ले गया। आप दोनों विशिष्ट विदुषियां, आप दोनों को मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और अपार धन्यवाद अर्पण करता हूं। श्री वीरेंद्र शर्मा जी, आपकी उपस्थिति हमेशा ही वातायन को एक जैसे पुष्पित करती है, अभिभूत करती है। आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं वातायन परिवार की ओर से हमारे समस्त गुणी श्रोताजनों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आज की यह संगोष्ठी यह मानी जाए कि एक अनुष्ठान थी, तो आपकी उपस्थिति किसी पुष्प वर्षा से कम नहीं। अंत में वातायन परिवार के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने आज के इस आयोजन की सफलता में विशेष योगदान दिया, आप सभी का आभार। दिव्या जी, पद्मेश जी और मीरा कौशिक जी का विशेष आभार, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपका धन्यवाद ज्ञापन नहीं, धन्यवाद उद्बोधन था, और बहुत गहनता से आपने कार्यक्रम को देखा, समझा, और आपका बहुत बहुत आभार। आजकल आशीष जी जितने हमारे निमंत्रण कार्ड होते हैं, काफी टेक्निकल इश्यूज वातायन संगोष्ठी के, उसका काम भी संभाल रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। इन शब्दों के साथ मैं रिकॉर्डिंग को अब बंद करता हूँ।